कहानी की शुरुआत में हमें प्रोफेसर ट्रेवर को दिखाया जाता है, जो एक वोल्केनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि वो वोल्केनो के ऊपर रिसर्च करते हैं। उनका एक कोलीग उन्हें बुलाता है और बताता है कि तुम्हारे भाई की लैब को बंद किया जा रहा है। ट्रेवर उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो ट्रेवर को कहते हैं कि पिछले 10 सालों से तुम्हारा भाई लापता है, उनके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और वैसे भी अब हमारे पास लैब के लिए किसी तरह की कोई भी फंडिंग नहीं आ रही। इसके बाद ट्रेवर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर उसके भाई की वाइफ अपने बेटे को यानी कि ट्रेवर के भतीजे सीन को उसके पास 10 दिनों के लिए छोड़ने आई है। साथ ही वह ट्रेवर के भाई मैक्स का एक बॉक्स ट्रेवर को देती है और जब ट्रेवर उस बॉक्स को खोलता है तो उस बॉक्स के अंदर उसके भाई का सामान होता है और इसी में उसके भाई की एक फेवरेट किताब भी होती है। इस किताब का नाम होता है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसे जूल्स वर्ड ने लिखा था। यह पूरी फिक्शनल किताब है और जब ड्राइवर उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर उसे उसके भाई के कुछ नोट्स दिखते हैं जो उसने किताब में लिखे थे, जिसमें 3 जगह लिखी होती है, बोलीविया, मंगोलिया और हवाई। यह सब नोट्स देखने के बाद वो अपने भतीजे को लेकर अपने लैब में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इन तीनों को देखता है। ये वो जगह है जहाँ पर वोल्केनो है और इस वक्त का मौसम ठीक वैसा ही होता है जैसा आज से 10 साल पहले था, जब मैक्स अचानक से हमेशा के लिए गायब हो गया था। अब कंप्यूटर स्क्रीन पर वो देखते हैं कि इन तीनों के अलावा एक और ऐसी जगह है जहाँ पर ठीक इसी तरह का एटमॉस्फेयर और कंडीशंस है, जो कि आइसलैंड है। ट्रेवर कहता है कि मैक्स और मैं हमेशा उसके बारे में बात करते थे। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वोल्केनो के अंदर रास्ते हो जैसे हम धरती के सेंटर में जा सकते हैं और मुझे लगता है कि आज से 10 साल पहले इसी की खोज में मैक्स आइसलैंड गया होगा और अब मैं भी आइसलैंड जा रहा हूँ। हालांकि वो अपने भतीजे सीन को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, पर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए दोनों के दोनों आइसलैंड पहुंच जाते हैं, जहाँ ये एक साइंटिस्ट के घर जाते हैं जो वोल्केनो के ऊपर रिसर्च करता है। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो दरवाजा उसकी बेटी खोलती है, जिसका नाम हेना है। हेना इन दोनों को बताती है कि उसके फादर 3 साल पहले इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ट्रेवर उसे अपने भाई की किताब दिखाता है, जिस पर उसे बहुत यकीन था। ट्रेवर हेना से कहता है कि मुझे पूरा यकीन था कि मेरा भाई यहाँ आने के बाद तुम्हारे फादर से जरूर मिला होगा। हेना इस किताब को देखने के बाद अपने फादर की भी वही किताब निकालती है और जब ये दोनों किताबों के नोट्स मिलाते हैं तो दोनों ने अपनी किताबों पर एक जैसे मार्क किए होते हैं। हेना इन दोनों को बताती है कि हालांकि ये किताब एक साइंस फिक्शन है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इस किताब में सेंटर ऑफ द अर्थ के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच है और मेरे फादर इन सभी बिलीवर्स में से सबसे बड़े बिलीवर थे। उन्हें यकीन था कि धरती के नीचे कोई ना कोई दुनिया है। ट्रेवर कहता है कि मैं उस वोल्केनो तक जाना चाहता हूँ। हेना इन दोनों को बताती है कि वहाँ तुम्हारी गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि चारों तरफ माउंटेन्स है। मैं एक माउंटेन गाइड हूँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। और अगले दिन एक लंबा सफर तय करने के बाद ये तीनों के तीनों वोल्केनो के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें वो सेंसर मिल जाता है जिसे ट्रेवर को यहाँ की लोकेशन और यहाँ के वेदर के बारे में पता चला था और यह 10 साल पहले उसके भाई ने लगाया था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे खोलता, यहाँ पर मौसम खराब हो जाता है और बिजली चमकना शुरू हो जाती है। हेना और सीन एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो ट्रेवर को भी जल्दी से अंदर आने के लिए कहते हैं, पर ट्रेवर उस मशीन के बिना नहीं आना चाहता। ट्रेवर उस सेंसर को निकाल लेता है, पर यह बिजली को अट्रैक्ट कर रहा था, इसीलिए ट्रेवर के चारों तरफ बिजली गिरना शुरू हो जाती है। उसे कहती है कि तुम्हें इसे फेंकना होगा। ट्रेवर अपनी जान बचाने के लिए उस मशीन को फेंक देता है और तभी बिजली गुफा के ऊपर गिरती है, जिससे गुफा का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये तीनों के तीनों अब अंदर फंस चुके हैं। हेना इन दोनों को बताती है कि यहाँ पर एक बहुत पुरानी माइन भी है, जहाँ पर अब किसी तरह का कोई काम नहीं होता। हमें उस माइन तक पहुँचना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब ये तीनों के तीनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इनके सामने एक बहुत गहरी खाई होती है और उस खाई से नीचे उतरने के बाद ये उस छोड़ी हुई माइन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ट्रैक्स और ट्रॉली होती है और अब इनको लगता है कि ट्रॉली से ये बाहर निकल सकते हैं। यह तीनों के तीनों ट्रॉली में बैठ जाते हैं और ट्रॉली बहुत स्पीड से अब नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। एक जगह ट्रैक भी नहीं होता, लेकिन किसी तरह से यह उसे पार्क कर लेते हैं। कुछ देर बाद इन सब की ट्रॉली अलग हो जाती है। जिस ट्रॉली में हेना होती है उसका ट्रैक खत्म होने वाला होता है, इसीलिए उसे ट्रेवर की ट्रॉली में आना पड़ता है और बहुत जल्द उस ट्रॉली का भी ट्रैक खत्म हो जाता है जिसमें हेना और ट्रेवर है। ये दोनों किसी तरह से उस ट्रॉली से कूद जाते हैं और ट्रॉली आगे दीवार से जाकर टकरा जाती है।
जाती है। अब यहाँ पर सीन भी आ जाता है। ये देखते हैं कि दीवार से ट्रॉली टकराने के बाद उसमें छेद हो गया है और जब ये उसके अंदर जाते हैं तो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हीरे होते हैं। सीन अपने बैग में बहुत सारे हीरे भर लेता है और तभी इन्हें कुछ चटकने की आवाज आती है। ट्रेवर समझ जाता है कि जिस जगह पर वो खड़े हैं यह वोल्केनो के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा पत्थर है जो कांच की तरह पतला है, जो जरा सी हलचल से टूट जाता है। वो अपने भतीजे सीन को कहता है कि तुम धीरे धीरे यहाँ से निकलो और जब सीन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके बैग से एक हीरा गिरता है जिससे पूरी की पूरी जमीन ढह जाती है और यह नीचे खाई में गिरना शुरू हो जाते हैं। कई मिनटों तक गिरने के बाद भी यह नीचे जमीन तक नहीं पहुंचते। ट्रेवर इन्हें गिरते गिरते बताता है कि जूल्स वॉर्न की किताब में इसका जिक्र है। उसमें लिखा है कि यह कई कई हजार मील लंबी हो सकती है और जब आप इसके एंड तक पहुंचोगे तो वहाँ पर एक वाटर स्लाइड होगा। पर तभी कुछ मिनटों बाद इन्हें पानी की बूंदें हवा में उड़ती हुई नजर आती हैं। इसके बाद ये वाटर स्लाइड में गिरते हैं जहाँ से होते हुए तीनों के तीनों पानी के एक बहुत बड़े पुल में पहुंच जाते हैं। ये तीनों किसी तरह उस पानी से बाहर निकलते हैं और तब यह देखते हैं कि ऊपर आसमान में बहुत सारे बर्ड्स हैं जो इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। सीन ड्राइवर से पूछता है कि तुमने कभी इन बर्ड्स को देखा है? तो वो कहता है कि म्यूजियम में, लेकिन यह धरती पर आज से 150 मिलियन साल पहले हुआ करते थे। अब यह पूरी तरह से धरती से गायब हैं। यह तीनों के तीनों अब गुफा से बाहर आते हैं और जब वह बाहर आते हैं तो पूरी तरह से चौंक जाते हैं क्योंकि यहाँ पूरी एक अलग दुनिया होती है और ट्रेवर को समझ में आ जाता है कि उसका भाई और हेना के फादर बिल्कुल सही थे। यह सेंटर ऑफ द अर्थ है, यानी कि एक दुनिया के अंदर दूसरी दुनिया और जो तस्वीरें जूल्स वर्न की किताब के अंदर थी ठीक वैसी चीजें यहाँ पर भी होती है। वो कहता है कि यहाँ कोई आया होगा और उसने सारी बातें जूल्स वर्न को बताई होंगी, इसीलिए उसने किताब लिखी, यानी कि यहाँ से कोई ना कोई बाहर निकला है। अगर वो बाहर निकल सकता है तो हम भी निकल सकते हैं। अब इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इन्हें एक ट्री हाउस मिलता है। इस ट्री हाउस के अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ट्रेवर का भाई मैक्स रुका था। वहाँ उसकी डायरी और नोट्स इन्हें मिलते हैं। वहीं वहाँ हिना को दिखाया जाता है जिसे मैक्स की डेड बॉडी मिल जाती है। वो ट्रेवर को और सीन को उसके बारे में बताती है। ये दोनों के दोनों मैक्स की मौत से बहुत दुखी होते हैं। मैक्स के नोट से इन्हें पता चलता है कि यहाँ का टेम्परेचर कभी भी 200 तक हो सकता है। इंसान 135 डिग्री से ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। सैन पूछता है कि यहाँ का टेम्परेचर कितना डिग्री है। ट्रेवर कहता है कि जब हम यहाँ पर आए थे तब यहाँ का टेम्परेचर 82 डिग्री था, यानी कि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है ना। अब मैक्स के नोट्स पढ़ती है जिसमें उसने लिखा होता है कि जूल्स वर्न की किताब के मुताबिक मुझे इस ओशियन को नॉर्थ साइड से पार करना होगा जहाँ पर गर्म पानी का एक गीजर है जो उल्टा बहता है, उसे हम सतह तक पहुँच सकते हैं। अब इसके बाद एक नाव बनाते हैं पर धीरे धीरे यहाँ पर गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है और उससे पहले कि यहाँ पर टेम्परेचर 135 से ज्यादा हो, ये तीनों के तीनों अपनी नाव में यहाँ से निकल जाते हैं। नाव को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इनके पास मैक्स का पैराशूट भी होता है जिससे वह यहाँ नीचे तक आया था। इनकी बोट समंदर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है पर यहाँ समंदर में बहुत खतरनाक मछलियाँ भी होती हैं जो इनके ऊपर हमला कर देती हैं। लेकिन तभी इस समंदर का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है जो मछलियों को खाना शुरू कर देता है। ये अपनी नाव को मोड़ लेती हैं और तभी हवा इतनी तेज हो जाती है कि इनका पैराशूट जिस लकड़ी से बंधा होता है वह टूटना शुरू हो जाती है। सीन पैराशूट की दोनों रस्सियों को पकड़ लेता है और वह उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए पैराशूट के साथ उड़ जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह किनारे पर होता है। वहाँ पर उसे वही बर्ड दिखता है जो उन्हें यहाँ पर सेंटर ऑफ द अर्थ में आने के बाद दिखे थे। उनमें से एक बर्ड सीन को रास्ता दिखाता है। वो उसे पहाड़ी रास्तों के अंदर ले जाता है जहाँ पर सीन देखता है कि उड़ने वाले पत्थर है, यानी कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से अलग है। सीन समझ जाता है कि अगर यहाँ पर पत्थर उड़ सकते हैं तो यहाँ पर गर्म पानी का उल्टा बहता हुआ झरना भी होगा। लेकिन इस जगह को पार करने के लिए उसे बहुत गहरी खाई को पार करना है और पार करने का रास्ता सिर्फ उड़ते हुए पत्थर है। वो अपनी जान पर खेलकर उन पत्थरों से इस जगह को पार करता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेवर और हेना को दिखाया जाता है जो किनारे तक पहुंच चुके हैं और यहाँ एक खतरनाक पौधा इनके ऊपर हमला कर देता है। अब इससे पहले कि हेना इस पौधे को जड़ से उखाड़ देती, सीन एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ बहुत बड़े बड़े जानवर हैं और उस पर एक डायनासोर हमला कर देता है और वो पत्थरों के बीच में फंस जाता है। लेकिन इससे पहले कि डायनासोर दीवार तोड़कर उसे निकालता ट्रेवर वहां आ जाता है। यह सब देखते हैं कि उनके सामने गीजर यानी कि पानी का उल्टा झरना है जहां से ये बाहर
बाहर निकल सकते हैं और ये भागना शुरू करते हैं। इनके पीछे डायनासोर को पता चल जाता है कि जिस जमीन पर ये हैं डायनासोर अब भी इनके पीछे होता है। तब ट्रेवर को पता चल जाता है कि जिस जमीन पर ये हैं वह कच्ची है, इसीलिए दूसरी तरफ से ट्रेवर उसका ध्यान भटकाता है। डायनासोर उस तक पहुंचने ही वाला होता है कि जमीन नीचे धंस जाती है और डायनासोर खाई में गिर जाता है। अब ये तीनों के तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पानी लगातार कम हो रहा होता है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने के लिए उन्हें उस झरनी में जाना होगा। लेकिन अचानक पानी यहाँ पर खत्म हो जाता है और ये बहुत गहरी खाई से नीचे गिरते हैं और चट्टानों के बीच में फंस जाते हैं। ट्रेवर बताता है कि गर्म पानी के झड़ने का मतलब यह है कि जब भी मैग्मा पानी में पड़ता है तो वह ऊपर की तरफ प्रेशर से गैस छोड़ता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी भारी से भारी चीज बाहर निकाली जाती है। जिस तरह से मैग्मा बाहर निकलता है, ट्रेवर को लगता है कि यहाँ पर दीवार के उस तरफ गर्म पानी होगा। यह समझ जाते हैं कि दीवार के उस तरफ बहुत सारा पानी है। यहाँ पर दीवारों की दरारों में मैग्नीशियम होता है जिसे आसानी से ब्लास्ट किया जा सकता है। ट्रेवर उस मैग्नीशियम को ब्लास्ट करता है जिससे बहुत सारा पानी लावा में गिरता है। पानी लावा में गिरने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही प्रेशर वाली स्टीम बनती है और इनकी नाव बहुत ही तेजी से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है और कुछ ही देर बाद यह धरती से बाहर निकल जाते हैं। ये तीनों बहुत तेजी से एक ढलान से, जो किसी किसान का खेत होता है, नीचे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और अगले ही पल ये उसी किसान के घर पर आकर टकरा जाते हैं। किसान अपनी फसलों के नुकसान से बहुत गुस्से में होता है, इसीलिए वो उन्हें इटालियन लैंग्वेज में कुछ बोल रहा होता है। यह समझ जाते हैं कि यह अब इटली पहुंच चुके हैं। इसके बाद सीन अपने बैग से एक हीरा निकालता है जो वह नीचे अबंडेंट माइंड से लेकर आया था, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता, और वह हीरा वह किसान को दे देता है। यहाँ पर उसके बैग में और भी बहुत सारे हीरे होते हैं, यानी कि ना सिर्फ इन्होंने एक नई दुनिया को डिस्कवर किया बल्कि अब ये बहुत अमीर भी हो गए हैं। यहाँ पर हेना और ट्रेवर दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। इसके बाद ट्रेवर अपने भाई के लैब को, जो फंड की वजह से बंद कर दी गई थी, उसे भी दोबारा शुरू करवा देता है। सीन जब वापस अपने घर जा रहा होता है तो ट्रेवर उसे उसके फादर की एक दूसरी किताब देता है जिसका नाम होता है लॉस्ट सिटी और अटलांटिस। ट्रेवर सीन से पूछता है कि तुम क्रिसमस की छुट्टियों में क्या कर रहे हो। सीन कहता है कि कुछ नहीं। तब ड्राइवर कहता है कि शायद हम यहाँ जा सकते हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।